पिछली वीडियो में हमने राज्य कार्यकारिणी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसको पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने राज्यपाल का अध्ययन किया, गवर्नर के बारे में डिटेल में जाना। इस वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि हम लोग इनके कार्य क्या है, क्या इनकी ड्यूटीज़ है, किस तरीके से इन्हें अपॉइंट किया जाता है और किस तरीके से इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इसके बारे में क्या बोलता है, बाद में क्या अमेंडमेंट हुए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इससे रिलेटेड क्या है। हम सभी जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। इसमें जो सरकार का रूप केंद्र में होता है वही रूप एज इट इज हमें राज्य में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं राज्य मंत्रिपरिषद की। तो राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की एक मुख्य कार्यकारिणी है, चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आर्टिकल 163 और 164 जो आर्टिकल है संविधान के, वो इसके बारे में बताते हैं। मुख्य कार्यकारिणी इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 163 ये क्लियरली बोलता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह राज्यपाल पे बाध्यकारी होगी। अब इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मंत्रिपरिषद के बारे में क्या है। अनुच्छेद 163 और 164 इसमें मुख्य है। 163 अनुच्छेद ये बोलता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए टू असिस्ट एंड एड द गवर्नर एक मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। जो 154 आर्टिकल 154 ये बोलता है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग करने का जो प्रोसेस है वो अनुच्छेद 163 में दिया गया है, जो बताता है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग इस मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर करेगा। हालांकि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके अंदर राज्यपाल जो है अपने सहविवेक से कार्य कर सकता है, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। और मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह न्यायालय में जांच का विषय नहीं है, यानी कि किसी भी मंत्री ने राज्यपाल को कोई भी सलाह दी है उसकी जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा कोर्ट में नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए है ताकि जो मंत्री हैं वो अपने कर्तव्यों का बिना भय और पक्षपात के, बिना डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, अपनी ड्यूटीज़ है उसको डिस्चार्ज कर सके और सीक्रेसी और जो गोपनीयता की शपथ वो ली है उसको बरकरार रख सकें। अनुच्छेद 164 आर्टिकल अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है, कि नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की सलाह पे वो अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करता है, यानी कि नियुक्त करता है। यहाँ पे नियुक्ति शब्द इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनका निर्वाचन या इलेक्टेड जो होते हैं वो एक एज ए एमएलए, एक विधायक की तरह वो निर्वाचित होते हैं, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पे उनको नियुक्ति की जाती है, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनजातियों की जनसंख्या और उनका प्रतिशत ज़्यादा है, तो उनके कल्याण के लिए संविधान में प्रोविज़न है कि राष्ट्रपति इन्हीं राज्यों में से किसी एक ट्राइबल व्यक्ति को या ट्राइबल विधायक को जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करेगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रियों की अधिकतम संख्या के ऊपर जो है एक कैप लगाई गई है, एक प्रतिबंध लगाया है। इसके अनुसार जितनी विधानसभा की कुल संख्या है, मान लीजिए हरियाणा में 90 है या किसी में 400 है, किसी में 200 है, 250 है, तो जितनी कुल एमएलए है एक विधानसभा में उसके 12% से क्षमा करें, उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते और मिनिमम नंबर जो है मिनिस्टर्स का वो 12 है, यानी कि 12 से कम मिनिस्टर्स नहीं हो सकते और जितनी विधानसभा की क्षमता है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। इसके तहत जो 52 अमेंडमेंट एक्ट है, 52वां संविधान संशोधन, जो दल बदलू कानून के तहत एक विधायक को और मंत्री को अयोग्य ठहराता है, उसके बारे में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई विधायक दल बदलू कानून के तहत अयोग्य साबित हो चुका है तो वो व्यक्ति मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य होगा। मंत्री पद जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि उनके प्लेजर तक, टिल द प्लेजर, उनकी इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो विधानसभा के प्रति रहेगा।
मंत्रियों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और ये पद और गोपनीयता की शपथ होती है, जिसमें वो लोग भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की बात कहते हैं। देश की एकता, प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की बात होती है। इसके अलावा जो वेतन और भत्ते उनको मिलते हैं मंत्रियों को या मंत्रिपरिषद में जो भी है, वो उन्हें एक विधायक के तौर पे मिलते हैं और उसका निर्धारण कितने भत्ते मिलेंगे या कितने उनकी सैलरी होगी, इसका फैसला विधानसभा करती है। इसके साथ ही उन्हें कुछ और प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। एक मंत्री बनने के लिए संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा मंत्री बनते समय, लेकिन संविधान इसके बारे में एक बात क्लियरली बोलता है, अनुच्छेद 164, कि जो भी व्यक्ति मंत्री बन रहा है उसको मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा या विधान परिषद जो भी मौजूद है उसके किसी एक सदन का सदस्य 6 महीने में बनना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका मंत्री पद जो है उससे छीन लिया जाता है या वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहता है। अगला आर्टिकल इसमें अनुच्छेद 166 है, जो ये बताता है कि समस्त कार्यपालक शक्तियां राज्यपाल में होंगी, यानी कि राज्य की जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल जो है इन शक्तियों के कन्वीनियंस के लिए राज्य के जो प्रशासन है उसको सुगमता पूर्वक चलाने के लिए वो नियम बना सकता है। इसी 166 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल जो है मंत्रियों के बीच में कार्यों का और मंत्रियों के बीच में विभागों का आवंटन करता है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है इस विषय में कोई नियम भी बना सकता है कि उसकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, किस मैनर में प्रयोग की जाएं और उसके द्वारा बनाए गए नियम को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन ये जो आर्टिकल है 166, इसको अनुच्छेद 164 के साथ जोड़ के देखना चाहिए। 166 की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग भी राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद यानी कि मेनली मुख्यमंत्री की सलाह के साथ ही करता है। अनुच्छेद 167 जो है 167, ये मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताता है, यानी कि एक चीफ मिनिस्टर है उसकी क्या ड्यूटी होंगी गवर्नर राज्यपाल के प्रति। सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसने जो भी डिसीजन लिए हैं राज्य के प्रशासन के रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, उन डिसीजंस को वो राज्यपाल को बताए। दूसरा, राज्यपाल कोई भी ऐसी सूचना जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन राज्य के प्रशासन से संबंधित है वो मंत्रिपरिषद से यानी कि मुख्यमंत्री से मांग सकता है। इसके अलावा वो मंत्रिपरिषद को किसी ऐसे विषय के लिए विचार करने को बोल सकता है जिस विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है या लेना है, लेकिन सारी मंत्रिपरिषद जो है उसने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया, यानी कि एक मंत्री जिसने निर्णय लेना है या ले चुका है लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसने उसके बारे में डिसाइड नहीं किया है, विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को ऐसे निर्णय के विषय में सोचने के लिए या विचार करने के लिए बोल सकता है। अनुच्छेद 177 आर्टिकल ये विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस जो है मंत्रियों के उसके बारे में बोलता है। ये बोलता है कि मंत्री जो है, जो कोई भी मंत्री है वो विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन में की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है। इसके अलावा अगर वो किसी विधानसभा की समिति का सदस्य है उसके नाते वो उसकी बैठक में जो मीटिंग्स है उसमें शामिल हो सकता है, बोल सकता है, लेकिन ऐसी समिति में वो वोट डालने का अधिकार उसको नहीं होता। अब अनुच्छेद 163 जो आर्टिकल है जो ये बताता है कि राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कार्य करेगा। तो इस विषय में प्रोविज़न ये है कि 1971 और 1974, 1971 और 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि मंत्रिपरिषद का पद जो है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा, यानी कि राज्यपाल की सहमति का अर्थ ये माना जाए कि वो मंत्रिपरिषद की सहमति है। और अगर राज्यपाल कोई भी कार्य है अगर वो मंत्रिपरिषद की सहमति की सलाह के बिना करता है तो ऐसे काम को असंवैधानिक माना जाए। हालांकि सब विवेक के जो कुछ
मामले हैं, जैसा कि हमने पहले देखा, उसके विषय में ये बातें लागू नहीं होती। सब विवेक के मामले में राज्यपाल पूरे तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन का या अपने विवेक का उपयोग करता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट, जैसा कि पहले हमने कहा कि राज्यपाल अपॉइंटमेंट करता है। सबसे पहले वो मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पे वो अन्य मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन राज्यपाल के द्वारा इन्हें दिलाई जाती है, जो कि पद और गोपनीयता की होती है। इनकी सैलरी विधानमंडल के द्वारा दी जाती है, यानी कि विधानसभा जो भी निश्चित करती है वो, और ये राज्य की संचित निधि पे पारित होती है और इसको किसी भी प्रकार से कम या इसमें नकारात्मक रूप से बदलाव नहीं किया जा सकता। बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मंत्रिपरिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व क्या है? अनुच्छेद 164 दो तरीके के उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। एक कलेक्टिव यानी कि सामूहिक, और दूसरा इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो मंत्रिपरिषद का विधानसभा के प्रति होता है, लोअर हाउस जो लेजिस्लेटिव का है उसके प्रति, और ये बताता है कि जो भी मंत्रिपरिषद है वो एक टीम की तरह काम करती है, यानी कि वो एक साथ डूबते और एक साथ तैरते हैं। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें और डिटेल में जाएं तो इसका अर्थ ये हुआ कि मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेती है उस निर्णय के लिए हर एक मंत्री पर ये बाउंडेशन है, एक बाध्यता है, मजबूरी है कि वो सदन के अंदर और सदन के बाहर उसका समर्थन करे, यानी कि उसको सपोर्ट करे। अगर किसी मंत्री को उससे दिक्कत या आपत्ति है तो वो मंत्रिपरिषद छोड़ सकता है, पहले भी ऐसा हुआ है। उसके अलावा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 164 में, जो कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करता है, जो इस वर्ड से ली गई है कि मंत्री जो है वो अपना पद राष्ट्रपति के, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक धारण करते हैं, यानी कि टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जो ये बताता है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसी भी मंत्री का वो राज्यपाल के प्रति है। तीसरी जो इम्यूनिटी अगर हम बोल सकते हैं, उन्मुक्ति के रूप में आ जाती है कि किसी भी मंत्री की कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। विधिक उत्तरदायित्व मतलब कोई भी ऐसा काम जो हुआ है, राज्यपाल ने, सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है, संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते टाइम है, भले ही वो गलत हो, उसके लिए मंत्री कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ दो चीज़ें देखने लायक है। सबसे पहले, मंत्री का कहीं भी हस्ताक्षर नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर है, अगर कोई कानून बना है या कोई सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आई है, कुछ भी अगर कोई भी है, तो किसी भी ऐसे आदेश पर, कानून पर, बिल पर किसी भी मंत्री के या मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो 154 बोलता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी, और तो ऐसे में जो हस्ताक्षर है वो राज्यपाल के होते हैं या राज्यपाल की तरफ से होते हैं। इसके अलावा दूसरा, 163 के अनुसार मंत्री के द्वारा दी गई कोई भी सलाह जो मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है उसकी जांच न्यायालय नहीं कर सकती। अब बात करें गठन की, यानी कि कितने तरह के मंत्री होते हैं, तो मंत्री हैं 3 तरह के। सबसे पहले है कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे हिरार्की में, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आते हैं। इन्हें जनरली कोई भी मंत्रालय है उनका प्रमुख दिया जाता है और ये कैबिनेट मीटिंग्स की बैठक में भाग लेते हैं और निर्णय निर्माण कार्य, नीति के निर्माण में और उन्हें लागू करने में इनकी बड़ी प्रमुख भूमिका होती है। इन्हें ग्रेड ए भी बोल सकते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के अंदर जो है ये दूसरे ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के या दूसरी श्रेणी के मंत्री क्रम में माना जाता है। अक्सर इन्हें स्वतंत्र प्रभार जो है, इंडिपेंडेंट चार्ज किसी मिनिस्ट्री का दे भी देते हैं, और कई बार जनरली इन्हें कैबिनेट के असिस्ट करने के लिए इनको लगाया जाता है। ये कैबिनेट मीटिंग्स में भाग नहीं लेते, लेकिन अगर इन्हें बुलाया जाए तो ये इनवाइट किया जाए तो ये उसमें भाग लेते हैं। तीसरे हैं उपमंत्री, ये तीसरी क्लास है। इन्हें कभी भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का, स्वतंत्र मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। ये जनरली किसी जो विभाग के अध्यक्ष हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको असिस्ट करते हैं, उनके काम में सहयोग देते हैं। तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में था। अभी हम लोग इनकी भूमिका जानते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है सर्वोच्च नीति निर्धारक है, यानी कि राज्य है, सरकार है, उसकी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। जो भी पॉलिसी है, जो भी नीतियां हैं, उसको बनाना, उसको लागू करना,
ये काम मंत्रिपरिषद का है। दूसरा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यानी कि मुख्य कार्यकारी निकाय है। जो भी कानून विधानसभा बनाती है या डिसीजंस लिए जाते हैं राज्यपाल या कोर्ट की तरफ से, जो भी आदेश आते हैं उसको लागू करने की जिम्मेदारी इनकी है। तीसरा, ये राज्यपाल का सलाहकार है। अनुच्छेद 163 जो क्लियरली बोलता है कि राज्यपाल को असिस्ट और एड सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये संवैधानिक दायित्व हुआ उनका। तीसरा, आपात प्रबंधक है। कभी भी इमरजेंसी के समय में राज्य के ऊपर कोई भी आपात स्थिति आती है तो उसमें ये मुख्य भूमिका निभाती हैं। जैसा कि हमने देखा हुआ, कोई बाढ़ के समय या भूकंप के समय राज्य के मुख्यमंत्री या जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्रिपरिषद है, वो दौरा करते हैं। ये एक आपात प्रबंधक की भूमिका है। तीसरा है समन्वयक। ये कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, समन्वय बनाते हैं ताकि चीज़ें जो है वो स्मूथ वे में काम कर सकें। ये समन्वय राज्य और पड़ोसी राज्य के बीच में हो सकता है, राज्य और जिला प्रशासन के बीच में हो सकता है, राज्य और जनता के बीच में हो सकता है, राज्य और केंद्र के बीच में हो सकता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में हो सकता है। उसके बाद है नियुक्तियां। बहुत सी अपॉइंटमेंट होती है जिसके अंदर जो राज्यपाल अपॉइंट करते हैं राज्य के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए जो सलाह है, जो बाइंडिंग है राज्यपाल के लिए, वो मंत्रिपरिषद देती है अपॉइंटमेंट में। जैसे कि राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऐसे कुछ अपॉइंटमेंट हैं जो इसमें हैं। अब इसी में हम लोग आगे देखेंगे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली है जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं, और साथ ही संघीय सरकार है। संघीय सरकार वो है जिसके अंदर सरकार के एक से ज़्यादा स्तर हो, जैसे केंद्र सरकार दूसरा स्तर है, राज्य सरकार तीसरा स्तर हुआ, पंचायती राज संस्थान। तो भारत के अंदर संघीय सरकार है और जैसा मॉडल केंद्र सरकार में है सरकार का, वैसा ही सेम मॉडल हमें राज्य सरकार में देखने को मिलता है। जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक प्रमुख है, क्योंकि 154 अनुच्छेद के तहत कहने के लिए सारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां गवर्नर यानी कि राज्यपाल में निहित हैं। लेकिन अनुच्छेद जब 164 को हम लोग पढ़ते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि 163 को पढ़ते हैं, वो क्लियर हो जाता है ये चीज़ कि राज्यपाल जो है उन शक्तियों का प्रयोग, उन पावर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। और जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद के बिल्कुल हेड हैं। तो ये वास्तविक प्रमुख है, ये डी फैक्टो हेड है। डी फैक्टो हेड का अर्थ हुआ कि जो फैक्चुअल में यानी कि तथ्यात्मक रूप से जो वास्तविक शासक है वो ये है, और ये प्रधानमंत्री की प्रतिकृति है, यानी कि एक बिल्कुल शैडो है या फोटोकॉपी है। अगर यूनियन सेम स्टेट में जाके किसी से कंपेयर करना हो मुख्यमंत्री को तो वो प्रधानमंत्री होंगे। बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो अनुच्छेद 164 जैसे मंत्रियों का क्लियरली बोलता है, जैसे मंत्री का चयन है, नियुक्ति होती है, वैसे इनकी होती है। अनुच्छेद 164 बोलता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करेगा। अब राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकता, इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस है। जनरली ये है कि जो बहुमत दल का नेता है, जिस ग्रुप है, ये अलायंस है, कोई पार्टी है जिसको क्लीन मेजोरिटी यानी कि जो बहुमत है 50% से अधिक सीट जो क्लेम कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाता है। अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसे मामले में राज्यपाल अपने सब विवेक का यानी कि डिस्क्रिशन का उपयोग करता है। डिस्कशन का उपयोग करते हुए वो किसी भी बहुमत के नेता को, किसी भी नेता को जो क्लेम कर रहा है या ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को जो लगे कि ये बहुमत प्राप्त कर सकता है, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और एक रीजनेबल टाइम यानी कि यथाउचित समय के अंदर उसको अपनी मेजोरिटी फ्लोर टेस्ट में जो है प्राप्त करने के लिए उसको समय देता है। संविधान के अनुसार कोई ऐसी बाध्यता या बाउंडेशन नहीं है, कोई संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो ये बताता है कि मंत्री या मुख्यमंत्री बनते समय किसी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा। लेकिन अनुच्छेद 164 ये बात बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद या मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। शपथ मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा उसके सामने दिलाई जाती है। ये पद और गोपनीयता की शपथ होती है।
पद का अर्थ शपथ में मुख्यमंत्री बोलता है कि वो भारत के संविधान और विधि का संरक्षण करेगा। और जो गोपनीयता की शपथ के अंतर्गत मुख्यमंत्री इस बात की शपथ लेता है कि उसके लिए जो भी कोई मामला, मुख्यमंत्री को जो भी कोई सूचना या इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री को प्राप्त होगी, वो उस इन्फॉर्मेशन को किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करेगा, सिवाय उस कंडीशन के, अगर उस काम को पूरा करने के लिए इन्फॉर्मेशन को बताना जरूरी ना हो, यानी कि अनअवॉइडेबल, ना टालने योग्य सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के मुख्यमंत्री उन सूचनाओं को, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको किसी के सामने नहीं शेयर करेगा। इसे सीक्रेसी की ओथ बोलते हैं। टेन्योर कार्यकाल के बारे में कोई भी निश्चित कार्यकाल मुख्यमंत्री का नहीं होता है। जनरली इसमें ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 164 में कि राज्यपाल के प्रसाद पर, यानी कि टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, मुख्यमंत्री अपने पद पे बना रह सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को कभी भी अपने पद से हटा सकता है। जब तक जो मुख्यमंत्री है उसको सदन का विश्वास प्राप्त है, उसे बहुमत प्राप्त है, तब तक राज्यपाल उसको अपने पद से नहीं हटा सकता। हाँ, हालांकि अगर समय किसी भी मुख्यमंत्री है उसको विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाया है, या विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में राज्यपाल उसको हटा सकता है। अब वेतन और भत्ते की बात करते हैं। सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स, उनको क्या मिलते हैं, वो राज्य विधानमंडल जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो निर्धारित करती है। उन्हें जितने, जो एक एमएलए को वेतन और भत्ते मिलते हैं वही उनको मिलते हैं, लेकिन कुछ और प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि मेडिकल है, ट्रैवल अलाउंस है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। वो इस मामले में हिरार्की में वो कुछ ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो एमएलए को नहीं मिलते, मुख्यमंत्री उनके हकदार हैं। अब ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत शक्तियां हैं, तो उनके कर्तव्य भी उसके अनुपात में या प्रपोर्शन में होंगे। इनके कर्तव्यों को या कार्यों को हम लोग 3 ऐड में देखते हैं। सबसे पहला, उनकी ड्यूटी क्या है मंत्रिपरिषद के प्रति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति, जो अनुच्छेद 163 और 64 बताती है। इसमें वो मंत्रियों की अपॉइंटमेंट, मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह राज्यपाल को देते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। इसके अलावा मंत्रियों को विभागों का बंटवारा उनके बीच में जो राज्यपाल करते हैं, वो उसकी सलाह मुख्यमंत्री देते हैं। जो भी मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगे कि कोई मंत्री है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं कर रहा है, या उसे ऐसे में उसे त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं, या अगर वो त्याग पत्र ना दे तो ऐसे में वो राज्यपाल को उस मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं, जो कि राज्यपाल पे बाध्यकारी होगी। चौथा, जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक है, उसको चेयर करने का, उसको अध्यक्षता करने का काम मुख्यमंत्री का है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब खुद रेजिग्नेशन दे देते हैं तो ऐसे में जो पूरी सरकार है वो गिर जाती है। राज्यपाल के प्रति कर्तव्य वो अनुच्छेद 163, 164 और 167 में देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 163 ये बोलता है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए, असिस्ट और एड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके ऐड मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा, जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है उसके बीच में कम्युनिकेशन, एक संवाद की कड़ी है, वो मुख्यमंत्री है, जो अनुच्छेद 167 को पढ़ने से स्पष्ट हो जाती है। 167 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देने की जो ड्यूटी है वो मुख्यमंत्री की है, यानी कि प्रशासन से संबंधित कोई सूचना अगर राज्यपाल ने मांगी है, वो मंत्रिपरिषद ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने राज्य के प्रशासन से रिलेटेड जो कोई भी डिसीजन लिया है उसकी जानकारी देना। अब बात करते हैं विधानमंडल के प्रति, यानी कि लेजिस्लेटिव के लिए क्या शक्तियां हैं, क्या कर्तव्य मुख्यमंत्री के हैं। ऐसे में वो जो सेशन है उसको समन करना, यानी कि नए सत्र को बुलाना, चाहे वो बजट सत्र हो, मानसून हो या शीतकालीन सत्र हो, उसको बुलाने के लिए जो सलाह है राज्यपाल को वो मुख्यमंत्री देते हैं। जब सत्र का कार्य पूरा हो जाता है तो सत्र को समाप्त करने के लिए सत्रावसान जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रोरोग करने की सलाह भी मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दी जाती है। इसके अलावा
मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल को अगर ऐसा को सलाह दे देते हैं कई बार कि विधानसभा को विघटन करके नया चुनाव करवाया जाए, तो ऐसा करने से विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होता है और नई विधानसभा का चुनाव होता है। तीसरा, जो भी सरकारी नीतियां हैं, कोई भी बिल है, कोई ऑर्डर है, कोई नोटिफिकेशन है, या सरकार का जो भी कोई विजन प्लान है, उसकी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। कुछ अन्य ड्यूटीज़ या कुछ पावर उनकी है, जैसे कि वो राज्य योजना बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं, अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास बोर्ड नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य हैं। इनकी मीटिंग्स को प्रधानमंत्री के द्वारा चेयर किया जाता है, की अध्यक्षता की जाती है। वो सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। आपात प्रबंधक, जैसा हमने देखा कि आपातकालीन परिस्थितियों में वो मैनेजमेंट देखते हैं। इसके अलावा सिविल सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। जो भी सरकारी ऑफिसर हैं, ऑफिसेज हैं, उसके अंदर जो मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगी होती है, उसका रीज़न यही है क्योंकि आधिकारिक तौर पे सिविल सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के बारे में था। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। इसको पढ़ने के बाद आप उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और जो भी क्वेश्चंस आप आ रहे हैं उनको टैकल करने में आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।